हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और ये पिछले लेक्चर में हमने जो बातें करी थी वो वेक्टर वगैरह के बारे में जानना था, वेक्टर बनाते कैसे हैं। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है। वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं हम ये सीख चुके हैं, ये बात हम जान चुके हैं। ये ए वेक्टर होता है, ये लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी वेक्टर को लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। फिर हम किसी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो बेस वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये बातें पिछले लेक्चर में हुई थी। ये जो कंपोनेंट हैं ये कंपोनेंट होते हैं, जो एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ये वाई की तरफ है, जेड की डायरेक्शन है। ये ए वेक्टर क्या है? ये कोई फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो अभी तक हमने लिखना सीखा है। अब हम जानेंगे पहले एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं एडिशन की किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है हम ये सीखते हैं। तो पहला है इसमें एडिशन में शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला बच्चे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हमें तो वेक्टर जोड़ना है, दो वेक्टर को जोड़ना है। तो जी कैसे, अब आगे चलते हैं। मान लो, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले सीख लेते हैं। मान लो जी ये वेक्टर है ए, ठीक है। एक वेक्टर है मेरा ये, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मुझे इन दोनों वेक्टरों को जोड़ना है। जोड़ के मुझे इनका नेट रिजल्टेंट निकालना है। यानी कि मेरे को करना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है। मेरे को करना है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये करना चाहता हूँ। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि कोई बात नहीं, कर लो पहले ए वेक्टर। अब देखो, पुरानी बातों का जो सिखाई गई है, पैरेलल शिफ्टिंग विफ्टिंग, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब वेक्टरों को जोड़ना है तो उठा के एक के ऊपर एक जोड़ना पड़ेगा, लेके आएंगे। अब ऐसे लेके आएंगे कि वो चेंज ना हो, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो, तो इनको हम जोड़ते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ से शुरू करो। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर लेके आओ पहले। आप कह रहे हो ए वेक्टर, चलो जी ले आए पैरेलल शिफ्ट करके। ये लो सर, आ गया ए वेक्टर। अब बताओ क्या करना है। ठीक है, इसमें प्लस करना है ना, इसमें प्लस करना है क्या? तो इसको आप कैसे पढ़ो, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, ए प्लस प्लस क्या करना है, बी वेक्टर। देखो आगे चलते हैं। तो अब ये कहता है कि आपको अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि आपने ए वेक्टर यहां बनाया, प्लस करना है आप में इसमें बी वेक्टर, और बी वेक्टर ही यहाँ। तो सेम ऑर्डर में ऐड कर दो। सेम ऑर्डर मतलब इसकी टेल से, इसके हेड से, ए के हेड से बी की टेल मिला दो। सेम ऑर्डर में ऐड करना है। उसका भी मतलब बताऊंगा सेम ऑर्डर का क्या मतलब है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं सेम ऑर्डर। तो ये देखो मैंने ऐसे लिया, फिर सेम ऑर्डर, फिर अगला वेक्टर यहाँ चलेगा। मुझे अगला चलाना हो तो ऐसे चलाऊंगा। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। तो आपने उठा के इसके ऊपर ए से आगे बी ऐसे जोड़ दिया, ए प्लस बी ऐसे। फिर इक्वल्स टू का साइन लगा दो। ठीक है जी, इक्वल्स टू का साइन, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, और ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड को ट्रायंगल की जोड़ दो। इसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब ऐसे था तो ऐसे बनना चाहिए था, ये होता सेम ऑर्डर। लेकिन मैंने क्या कहा, ऑपोजिट ऑर्डर में अब दोनों की जो साइड बची हुई है उसको जोड़ दो। भाई दो साइड ये होगी, एक साइड, दो साइड। अब तीसरी जब साइड आप ट्रायंगल की बनाओगे तो वो ऑपोजिट ऑर्डर में ऐड कर दो। सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर मतलब समझ आ गया मैंने। अब इसको याद करने का हम कैसे याद करते हैं, देखो आसान तरीका क्या है। आपको जो भी चीज़ ऐड करनी हो, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, जहाँ दोनों हेड आप मिला रहे हो वहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाओ। ये आपका बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है जी। अब अगर आप देखें ध्यान से, मैं कुछ कुछ आपको पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ।
डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ टू वेक्टर represent two side of triangle in same order, then resultant is given by थर्ड साइड। लेकिन ये जो थर्ड साइड है, which is taken in ऑपोजिट ऑर्डर। बात असल में ये होता है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि ये यहीं सब कुछ सीख लेते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैंने एक चीज ध्यान है मेरे कि अरे ये जो m है इस पे अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊं और मैं यहाँ फोर्स लगाऊं, यूज तो मैं यही करूंगा ना इन सब चीजों को, तो ये कहीं बीच में चलेगा, ना तो इधर चल सकता ना इधर चल सकता। तो सेंस मेरी बन रही है टेबल पे अगर ये मैंने रख दिया और टेबल पे मैं इधर भी धागे से खींचूं इधर भी, तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर, कहीं बीच में जाएगा। ये एक सेंस बन रही है कि अच्छी है, ये मैं थोड़ा सेंस बन सकती है कि हाँ फिजिकली है ना कि टेबल पे रख के अच्छी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये एफ और एफ के बीच में ही रिजल्टेंट आएगा। लेकिन यहां से सर सेंस नहीं बन रहा, ये यहां चला गया। देखो सेम ही बात है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा चमकाता हूं मैं आपको। इन दोनों वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे थे तो बेसिकली क्या, अगर मैं इसको उठा के यहां ऐड कर दूं कोई दिक्कत है? पैरेलल शिफ्ट कर दूं, समझते रहे ना, ये मैंने उठा के यहां कर दिया, वेक्टर तो यही रहेगा। अब रिजल्टेंट आपको पता ही है कि कहाँ आएगा, कहीं यहाँ बीच में आएगा। ये होगा आपका आर वेक्टर, यही है, ये आपकी सेंस बन रही थी। अब ट्रायंगल लॉ एडिशन भी सेम ही बात कह रहा है, कोई अलग बात नहीं कह रहा। आप क्या कर लो, इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो, कर सकते हैं ना पैरेलल शिफ्ट, ए वेक्टर बन गया। आर को भी पैरेलल शिफ्ट कर लो, आर भी पैरेलल शिफ्ट कर ले, तो सेम ही तो बात है। बस एक लो बना दिया, लो के तहत इसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो बना नहीं बना, आर वेक्टर सेम ही तो बात है, ए और बी के बीच में ही तो है। तो आप इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो ट्रायंगल की, तो ऐसे लिखोगे तो एक लॉ बन गया, जिससे मैं बोल, अब इसमें क्या बोलूंगा, मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सकता ना, मुझे मैथ्स भी तो बनाना है। तो इस बात को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम करके अब मेरा प्रॉपर सेंस बन गया। फील आ रही है भाई? मैथ्स भी तो बनाना है ना, तो था तो ऐसे ही ऐड कर रहे थे आप, टेल टेल मिला दिया आपने ऐसे, तो ये सेंस भी आपकी वो ब्लॉक वाली सेंस भी बन रही थी कि अच्छा बीच में आएगा। लेकिन भाई निकालना है ना, मैथ्स भी तो बनानी है, तो इसलिए ये क्या आ गया, ट्रायंगल लॉ। तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको ताकि सेंस बने। अब देखो, जैसे कि थोड़ा सा ग्राफ पे ग्राफिकली ऐड करना सीखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आ गया, ये मेन है, इस पोर्शन पे हम टाइम लेंगे, इस लेक्चर में मैं आपको सारा एडिशन वगैरह सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे अगले लेक्चर में, और जब सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा फिर हम बहुत सारे सवाल इस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या करने वाले हो पूरे फिजिक्स में, पूरे 2 साल एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब, और काइनेमेटिक्स में तो है ही यही, तो वेक्टर तो आना ही आना चाहिए। बिना वेक्टर के ना आपको काइनेमेटिक्स आएगा, ना एनएलएम आएगा, ना आगे मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन, यहाँ तो वेक्टर भरपूर है भाई, आना ही आना चाहिए। तो जी अब आगे चलते हैं हम। एक हमने एक्सियल वेक्टर छोड़ा हुआ है पीछे, तो एक्सियल वेक्टर के बारे में भी हम बात कर लेंगे, एक्सियल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको रोटेशन के बाद बताऊंगा, वहाँ आपको ज़्यादा सेंस बनेगी, ठीक है जी। तो वो वेक्टर मैं वहीं बताऊंगा जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, पहला एग्जाम्पल देखो,
पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि मान लो ये वेक्टर है, ये ले लिया जी हमने, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसको ट्रायंगल लॉ की फॉर्म में आपको लिखना है, लिखने लगो, फिर बाद में आंसर अपना चेक कर लेना सही आ रहा है नहीं आ रहा है। की बार हमने आपसे पूछ लिया, ये देखे कि क्यू वेक्टर पी वेक्टर आर वेक्टर, तो ऑप्शन चूज करने हैं आपको। ये बेसिक है, इससे आपको बेसिक बस आपका अच्छा होगा। जो मैंने बात आपको पढ़ाई है उसी बात का इस्तेमाल मैं करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। अपने पास से मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखने वाला हूँ। चलो जी, पहले आ जाते हैं इस पे। अब जी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, ऐड करना है। क्या करना है? एडिशन करना है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। यानी कि आप लिख लो हल्का सा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ नहीं सोचना, भूल जाओ सारी बातें। ए वेक्टर पे बी वेक्टर जोड़ना है, सेम ऑर्डर में जोड़ दो। मतलब पैरेलल शिफ्ट कर लो, ए वेक्टर ये हो गया आपका, बी वेक्टर ये हो गया जी, ए वेक्टर ये हो गया बच्चे बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब जहाँ इक्वल टू का साइन लगाओ फिर वहाँ तीसरी साइड ऐसे बना दो, बन गया, बात खत्म। याद करने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। ए और बी वेक्टर को जोड़ो तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा आपका। तो इनका कोई कई बार क्या सीधा पूछ लेते हैं कि चार डायग्राम दे बना देते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ आएगा। तो इस वाले ऑप्शन को ऐसे करके टिक कर देना है। वो चार ऑप्शन बना के दे देगा आपको, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। आगे चलो, अब यहाँ पे भी कैसे करना है? दोनों का एडिशन करना है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब आपके दिमाग में कैसे आ रहा होगा कि सर बी प्लस ए या ए प्लस बी कर दो। आगे पता चल जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको बी प्लस ए जोड़ना हो, देखो जी यहाँ आपकी दिली इच्छा देखो। अगर कई बच्चों के दिमाग में आ भी रहा हो बी प्लस ए, तो करके ही नहीं दिखाया, बी प्लस ए कर लो, बी प्लस ए, बी प्लस ए, तो बी वेक्टर सेम चीज प्लस ए वेक्टर सेम ऑर्डर इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, अब बी प्लस ए किया है मैंने, मैं कर रहा हूँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो बी से शुरू करना है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सेम ऑर्डर में। ठीक है, अब आर वेक्टर कैसे बनाओगे जी आप? आर वेक्टर बनाओगे, अब आपके दिमाग में तुरंत सामने आ रहा है कि अच्छा इक्वल टू का साइन लगा के इसको जोड़ देना है। ये क्या बना जी? आर वेक्टर। क्या कहना चाहते हो आप? इधर ही है नहीं है, सेम ही तो आया, यही तो आंसर आया। तो ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ये सारी बातें मैं आगे करूँगा, बस मैंने बता दिया कि ए प्लस बी करो। बी, कई बच्चे सर ये तो ए प्लस बी प्लस ए कर दूँ मैं, तो अरे तो भी आंसर सही आएगा तेरा, एडिशन में सही आएगा। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे क्या होता है, वो आगे की बातें हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, तो ए प्लस बी, फिर से दो वेक्टर को जोड़ो। अब दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है भैया? जो सिखाया गया है वैसा ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ए वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ले लिया, चलो जी
शिफ्ट कर लिया यहाँ। फिर बी वेक्टर ले लिया जी, पैरेलली शिफ्ट कर लिया, और तीसरा वेक्टर इक्वल्स टू का साइन लगा के और बना दो वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अभी आपको डायरेक्शन निकालनी तो आपको दिख गई है कि अच्छा दोनों का रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन आपने सीखने लग रहे हो आप कि डायरेक्शन यहाँ आने लग रही है। इसकी मैथ अभी करेंगे थोड़ी देर में। जैसे अब ये सवाल आ गया, ये सवाल क्या आ गया, सवाल आ गया क्यू वेक्टर, ये ठीक है, ये ट्रायंगल आपको बना के दे दिया, आपसे पूछा कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन चेक ही नहीं करने, भाड़ में जाएं। पहले हम देखेंगे किस पे क्या जोड़ रखा है। यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जहाँ दोनों हेड यहाँ पी है, तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर। जो सीखा है पहले वो अब ऑप्शन चूज करेंगे, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो सिखाया गया है उसी को अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। अब हम सीखते हैं भैया इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकालनी सीख ली कि एडिशन कैसे कर रहे हैं। अब बात आती है मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है जी। इफ theta is the angle between ए एंड बी। अब प्रॉपर अब मैथ कि भैया किधर आएगा, कितने डिग्री के एंगल पे आएगा, ए के साथ बी के साथ, अब वो सारी बातें हम धीरे धीरे वो समझना सीखना शुरू कर देंगे। तो जी हमें क्या पता है, हमें जो पता है, हमें ये पता है, हम जो कर रहे थे, ध्यान से समझते रहना, पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये वेक्टर था ए वेक्टर, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। दूसरा वेक्टर कौन सा था जी, ये था तुम्हारा बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बच्चे प्लस बी वेक्टर, और आपने आर वेक्टर कहाँ बना रखा था, इक्वल टू का साइन लगा के ये बना रखा था आपने आर वेक्टर, ये बना रखा था आपने आर वेक्टर, ठीक है जी। कुछ ऐसे था। अब सवाल में क्या गिवन है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, बेसिकली यही एंगल आएगा ना थीटा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो, भाई एंगल तो ऐसे ही निकालते हो ना, तो ये एंगल ऐसे है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा। अब मैं जो चीज़ करूंगा मैथ्स निकालने के लिए वो देखना आप। तो मैं इसको ओ पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूं, ओ पी, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ये ऐसे ओ पी क्यू, ठीक है जी। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखें, पी क्यू आर, तो अगर मैं कॉस थीटा करूं तो कॉस थीटा मेरा आएगा आर क्यू बाई, और मैं इनका मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना, तभी तो ऐड करूंगा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए मान रखा है और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बी मान रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो बी हो गया और ये तुम्हारा ए। भाई लेंथ मैग्नीट्यूड ए हो गया, बी हो गया। तो अब ए और बी मतलब ये लेंथ कितनी है बी, ये लेंथ कितनी है ए, ये पता चल गया। अब आर क्यू डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगी तुम्हारी बी, यानी कि यहां से आपका आ गया आर क्यू इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा निकालूं यहां से, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई वही सेम बी, यानी कि पी क्यू आ गया तुम्हारा बी साइन थीटा। अब मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया बी साइन थीटा
और ये वाली आ गई तुम्हारी बी कॉस थीटा। देख लो यहाँ से, आर क्यू बी कॉस थीटा, पी क्यू बी साइन थीटा, पी क्यू बी साइन थीटा। ठीक है जी। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। इन ट्राइंगल, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल, ध्यान से देखते रहना, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ये कितना आया जी तुम्हारा, पहले लिख लेते हैं। ओ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ पी कितना हो गया, आर का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था, तो आर मान लिया इसका मैग्नीट्यूड। ये हो गया तुम्हारा, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना हुआ, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना हुआ, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ज़रा थोड़ा सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अब आपको आपके ब्लड में उतर जाना चाहिए 2 सालों के लिए। 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच में थीटा एंगल है, ए और बी दो वेक्टर हैं उनके बीच में थीटा एंगल है, कैसे याद करना है, ऐसे ही जो मैं बता रहा हूं, दो वेक्टर के बीच थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इस बात को ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये सीख लिया तो मुझे सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, वो जब मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दो वेक्टर उनके बीच में थीटा एंगल है, तो ये आएगा, ये मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन आपने निकालनी सीख ही ली। अब प्रॉपर देखें अगर, कि भैया रिजल्टेंट अगर ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखें क्या आएगा, पी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आप टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं। टेन अल्फा मतलब, ये टेन अल्फा क्या कह रहा हूँ मैं, ये टेन अल्फा ये कह रहा हूँ, अगर इस ए को आप आगे बढ़ाओ, इस ए को आप आगे बढ़ाओ, ये आ गया तुम्हारा आर। अल्टीमेटली यही तो आना है ना, ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट कर लिया कि ये अल्फा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स। भाई देखो, अभी तक मुझे बस सेंस बन रही थी कि अगर मैंने फोर्स एफ लगाया और यहाँ मैंने 2f लगाया तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कहाँ आएगा। तो अब मुझे प्रॉपर, अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा 2f से कितने एंगल पे आ रहा है। तो इसीलिए ये सारी मैथ्स आपको सिखाई गई। अब आप, आई थिंक आपको मैथ्स समझ में आ गई होगी कि अच्छा हमने क्या क्या निकाला है। तो हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे निकाल रहे हैं हम, टेन एल्फा इज इक्वल टू बी। हाँ, इस डायग्राम को आप बनाओ जैसे जैसे मैंने बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। 5-6 बार करो, चाहे 20 बार लिख के देखना पड़े, ये 20 बार लिखो। लेकिन ये कैसे कैसे आप लेके आए हो, कैसे 4 बार चाहे वीडियो देखनी पड़े देखो, मैंने एक एक बात समझी, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो जी, वो क्या है, ट्रायंगल लॉ तो पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ एडिशन
ऑफ टू वेक्टर। अब आधे से ज़्यादा जनता बस नाम देख के डरी हुई है कि भैया ये क्या आ गया, क्या हो गया, अभी तो ट्रायंगल लो था, ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, इससे अलग से। अरे दोनों सेम बात है। भारी भरकम चीज बोलने से चीजें नहीं बदल जाती। अभी आप देखना ये क्या कहता है और क्यों ऐसा कह रहा है। तो ये भारी भरकम आपको जानने को मिलेगा। ये कहेगा आपसे क्या, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे डेफिनेशन छोटी सी, तो ये कहता है आपसे कि अब देखो शब्द देखना आप कितने भारी भारी यूज करे गए कि ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर को, ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन diagonal gives resultant वेक्टर, यानी कि इन दोनों का एडिशन डायगोनल देगा। ठीक है, अब जी इसको लिखते हैं। लिखते हैं तो क्या भारी भरकम बातें हैं ये। तो भारी भरकम बातें हैं ये भैया। पैरेललोग्राम हो गया, ये तुम्हारा, ध्यान से देखते रहना, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, ऐसे है। ये ए वेक्टर हुआ, ये बच्चे बी वेक्टर हुआ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर को क्या मैं यहाँ बना सकता हूँ? कैसे बना वो पता होना चाहिए ना। पैरेललोग्राम बन कैसे रहा है। ये ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दूँ, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। उन्हीं दो वेक्टर से बनाया है, बस पैरेलल शिफ्ट करके ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि आपका ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, तमीज से बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राफ से ही सब कुछ समझ में आएगा। जो पढ़ा हुआ है ना वही है। अब आपको एक्स्ट्रा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा किताबों में ऐसा भारी भरकम पढ़ लेने से थोड़ी ना चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये कह रहा है ये। अब आप ध्यान से सुनो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। अरे हुआ नहीं हुआ। अब देखना आप, ये बात जो ये कह रहा है, ये बात ये कह रहा है, ए प्लस बी करके ये निकला तो इसने ये बात लिख दी। अभी आपको समझ में आएगा। आप क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था आर वेक्टर आपको निकालना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लो, या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लो, सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो एक बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, आ गया ये वाला। ठीक है, अब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो अल्टीमेटली दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ एक ही ट्रायंगल से हम समझा रहे थे चीज़ें, यहाँ तुम्हारे क्या बन गए, दो ट्रायंगल। और वो शेप कैसी निकल के आई, पैरेललोग्राम। तो इसलिए बस इसने क्या बोल दिया कि जब दो साइड पैरेललोग्राम की, दो साइड पैरेललोग्राम की ऐसे वेक्टर को शो कर रही हो, तो ये जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट को शो करेगा। क्या पुरानी बात ही है? अरे पुरानी बात ही है, नहीं है? पुरानी बात ही है भैया। ये एंगल इनके बीच का थीटा हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी क्या होगा, थीटा। भाई ये थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा। अरे दो पैरेलल, ये साइड है ना, अब दिख रहा होगा शायद, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो गोलीबाजी देखना आप, सेम चीज़ है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। इस ट्रायंगल की बात करूं तो यही ट्रायंगल नहीं बन रहा सेम। इस ट्रायंगल में जैसे निकाला था वही ऐसे में निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। नीचे वाला क्या हुआ, बी कॉस थीटा। अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये तो सेम ही नहीं बात बन गई जो पहले कर रहे थे। अगर आप यहाँ से रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो सेम ही बात बन गई, क्या अलग बना। अब ये अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा क्या हुआ, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देख लो इस ट्रायंगल में, ये देखो इस ट्रायंगल के अंदर टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, ए प्लस बी,
पूरा जोड़ेंगे ना, ये तो ए हो गया यहाँ तक, ये हो गया बी कॉस थीटा। अब ये क्यों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं फिर, क्योंकि इसमें बी प्लस ए भी ऐड हो गया, बस बात ये है। तो आपको अलग से कहीं मत्था मारने की जरूरत नहीं है। लेट्स, अब आपको सारा कुछ आ गया। अगर आप आर वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में अल्फा एंगल चेक कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है। आपको अगर बीटा एंगल चेक करना हो तो अब आपको ये जितना एडिशन है सारा कुछ आप एक ही उसमें कर दिया। अब टेन बीटा निकालना है आपको, टेन बीटा निकालना पड़ेगा तो आपको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, ये देखो, तो अब ये तुम्हारा, ये भी तो थीटा ही बनेगा भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? जैसे तुम्हारा ये बढ़ा लो ऐसे, अब समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी तो थीटा बनेगा। ये इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। तो आप एक ही डायग्राम से आप सारी बातें निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया आर के और बी के बीच में एंगल बताओ, यानी कि टेन बीटा, तो आप कहोगे ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, दैट्स इट। तो इसमें आपकी अब सारी चीज आ गई। आपका ये भी निकालना आ गया, आपका ए प्लस बी प्लस ए सब कुछ पता चल रहा है, ए प्लस बी ये कर लो, बी प्लस ए सेम ही बात है, तब भी आर ही आएगा। यानी कि ये तुम्हारा यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपकी ये सारी बातें यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टेन अल्फा निकाल सकते हैं, टेन बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में करते हैं। देखो जी, कैसे हमने अब तक क्या क्या, ये सारी बातें ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ लिया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे तो बात एक ही है। खुद देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। प्रूव हो गया, सेम ही बात है भाई, कोई बात नहीं, तभी तो पैरेललोग्राम लॉ बन रहा था, इतनी ये भारी भरकम चीज बनाई थी। दूसरा, ठीक है, दूसरा दूसरा हो गया कि एसोसिएटिव भी है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आप इन दोनों को ले लो, या पहले आप ए प्लस बी वेक्टर फिर सी वेक्टर कर लो, सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात, बड़ी अच्छी बात, अगर आपके पास, आपने अभी तक ये पढ़ा है बड़े जोरों शोरों से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, यही पढ़ा है आपने रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। देखो मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ जैसे, तो आपको सीखने की टीएलए, टीएलए क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर आगे तुरंत बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, दैट्स इट। अब यहाँ जो मैं अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर, या फिर इसका मतलब ये भी तो है, कैसे वाला, जो भी हम बता रहे थे कि ये ए वेक्टर हो गया, ये सेम ही बात होती है, मैं ऊपर समझा के आया हूँ, बीच में ही रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। भाई पैरेलल शिफ्ट कर लो ना, इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे यहाँ आ जाएगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ आ जाएगा, सेम ही तो बात है। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों सेम बात है, दोनों सेम है। तो कहाँ लाई करेगा, ए और बी का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये बात पूरे जोरों शोरों के साथ अपन लिख देते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, और बीच में लाई करेगा तो उसी प्लेन में होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा,
या अंदर की तरफ होगा? अरे ये रिजल्टेंट है, ये है, तो बीच में ही तो होगा कहीं। भाई आप इसको फील लेना है तो इसको ऐसे ले लो, ये टेबल बनाओ। अगर आपको ऐसा है, ये टेबल बना ली मैंने, ये ऐसे बढ़िया टेबल है, ठीक है जी। ये भैया टेबल है, तो इस टेबल पे मैं ये ब्लॉक रख देता हूँ। ये ऐसे फोर्स लगाओ, ये ऐसे, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सोचने का। ये कहाँ जाएगा? टेबल के ऊपर ही मूव करेगा ना, यानी कि इस प्लेन के, ये सारे फोर्स इसी प्लेन में तो है, तो मूव भी तो इसी प्लेन में करेगा, या ऊपर अपवर्ड मूव करने लग जाएगा, टेबल से ऊपर आना शुरू हो जाएगा? नहीं ना, उसी प्लेन में। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये तीनों वेक्टर हुए, ए और बी आर, ए बी वेक्टर और आर वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। भैया एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि एक प्लेन में लाई करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। अब समझ में आया क्यों आपको सिखाया गया है? तो अगर मैं आपको अब ये बोल दूं कि क्या ए बी आर कोप्लेनर होंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि कोप्लेनर का मतलब क्या है, तभी तो टिक कर पाओगे सही या गलत। समझ रहे हैं आप? अब जी अगली बात आ जाती है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो हम सवाल में भी यूज करेंगे और हमें पता होना चाहिए। पता क्या? हम सॉल्व करके और उन चीजों को दिमाग में याद रखेंगे हमेशा के लिए। सम स्पेशल पॉइंट, ये सवाल करने में बड़ी फायदा देते हैं, फास्ट हो जाती है अप्रोच, थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। जैसे पहला, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है, तो तो जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, विल बी एट बाइसेक्टर। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में। सीधी सी बात है, फील भी आ रही है, अगर दो फोर्स इक्वल लगाओगे तो कहीं बीच में मूव करेगा ब्लॉक। अगर ये फोर्स इधर लगा है, ये फोर्स इधर लगा है, तो फील भी आ रही है कि हाँ कहीं यहाँ बीच में ही जाएगा, बराबर फोर्स लगाया। और ये सच बात भी है, प्रूव कर देते हैं। कैसे जी? आपने हो गया, ये कहना जो चाहता है आपसे पूरा बना लो, यानी कि दिस इज, ये हो गया जी ए वेक्टर, ये हो गया जी बी वेक्टर, ये हो गया थीटा। अब ये कहना चाहता है कि ये बीच में जाएगा कहीं, आर वेक्टर। ये जो होगा ये थीटा बाई टू होगा। क्लियर है? आपको अगर ये निकाल के देखना है तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे ये मेरा क्या था, 10 अल्फा था ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो मैं 10 अल्फा इसकी बात कर रहा हूँ, 10 अल्फा, ये क्या था? बी साइन थीटा। यही निकाल के दिखा देता हूँ, चलो, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है जी? अब मैं कह रहा हूँ कि ए और बी बराबर हैं, बराबर हैं, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन, कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कट गया, यानी कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कट गया। साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, 1 से ये कट गया, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि आ गया आपका 10 अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू थीटा बाई 2। प्रूव हो गया। तो यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो, पर यहाँ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो ये मैं कैसे याद कर रहा हूँ, अब बच्चा कहेगा सर वो रटने की ज़रूरत है, ए प्लस बी साइन, नहीं नहीं, रटना नहीं है। रटना क्यों है? आप ये देखो ना, आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसे बस अपने दिमाग में ऐसे बना लो, और ये ए है, तो ये तो पता ही है ना, ए में जोड़ना पड़ता है, तो बी साइन थीटा अपॉन
ये आता है बी कॉस थीटा। इतना आपको, तभी मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम बार बार बना के देख लेना ताकि वो सेंस बने। तो जैसे मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि भाई क्या है, अच्छा ये निकालना है तो ए में ऐड, तो नीचे में ये ए ध्यान रखता हूँ, बाकी तो ये पता ही है, ऊपर साइन थीटा नीचे कोस थीटा आएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो, अभी जो मैंने करके दिखाया है, टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू आएगा आपका टेन थीटा बाई टू, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू थीटा बाई टू, यानी कि बाइसेक्टर इसलिए लिखा गया है। तो ये बात सीधी लिख दी गई, बाकी बाकायदा प्रूव हो गया है। तो सीधा याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, सवालों में आसानी होती है, बस यही है। दूसरी चीज़ यहीं पे, इफ़ ए जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन बी, इससे ज़्यादा है तो किधर लाई करेगा, तो इधर लाई करेगा। अब ये वाली चीज़ विद फील कर सकते हैं हम, फील के साथ देख लो जी, ये ऐसे है, सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन मैं विद फील बता दूंगा आपको। ये हो गया जी तुम्हारा, ऐसे हो गया रिजल्टेंट, सीधी सी बात है, कहीं बीच में ही आएगा। लेकिन अब बीच में बाइसेक्टर के अलोंग नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। लेकिन कौन सा ज़्यादा, कौन सा एंगल, आप मुझे ये बात बताओ। ये वाला आपने ज़्यादा बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको फील दिलाता हूँ थोड़ी, ये 2f है और ये f है, तो कहीं बीच में ही मूव करेगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा की तरफ मूव करने की ज़्यादा कोशिश करेगा ना, इसलिए रिजल्टेंट इसकी तरफ ज़्यादा आएगा, मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसकी तरफ ज़्यादा, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है। तो इसीलिए जो अल्फा होगा अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस लॉजिक, इस सेंस के साथ कि अल्फा विल बी लेस देन बीटा, ये रिजल्टेंट। अगर यहीं, अगर तुम्हारा ए है और बच्चे लेस देन बी हो तो फिर सर क्या, अरे अब ए की तरफ, ए कम है बी ज़्यादा है तो बी की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, यानी कि बीटा विल बी लेस देन अल्फा, ठीक है ना। जहां फोर्स लगेगा मूव वहीं तो ज़्यादा करेगा। अरे ये देखो ना भाई, यहाँ 2f लग रहा है, यहाँ f लग रहा है, तो इधर की तरफ ये ज़्यादा खींच रहा है तो इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए रिजल्टेंट ये आएगा। चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको ये है कि भाई रिजल्टेंट कैसे आएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ, ताकि ये बात भी रटनी ना पड़े, रट्टाफिकेशन टाइप ना हो जाए। तो अगर अगर ये तुम्हारा इधर है, ये 2f है और ये मान लिया f, ये मान लिया f, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। मैंने मान लिया f नेट यहाँ आएगा कहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये थीटा निकालना है। तो थीटा क्या, पैरेलल शिफ्ट कर लो, कर लिया, ये f आ गया, कोई दिक्कत है भाई, पैरेलल शिफ्टिंग तो कर ही सकता हूँ ना। ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, f बाई 2f, होगा नहीं होगा, कट गया, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2। क्या आप मेरे समझ में आए बात, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2। सिमिलरली ये वाली जब आप निकालते हैं इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तो यहाँ से आ गया आपका टेन अल्फ़ा, तो ये भी सेम बात है, टेन अल्फ़ा, तो अब इस वाले को शिफ्ट कर लो, ये 2f हो गया, तो ये टेन अल्फ़ा क्या हो गया तुम्हारा, 2f बाई एफ, कट गया, और ट्राइंगल ही तो है ना, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, देख पा रहे हैं आप। और 10 की वैल्यू 0 से 1090 पे क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी कि बढ़ती ही है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। यहाँ कितनी है वैल्यू, 0.5, यहाँ कितनी है 2, यानी कि 2 वाला एंगल अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा, यानी कि थीटा कम होगा, यानी कि इधर की तरफ। तो फील के साथ देखो आ गया ना वही आंसर। तो थीटा क्या होगा, यहाँ से आपने क्लियरली निकाल लिया कि आपका अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा। तो अगर अल्फा ज़्यादा है तो थीटा कम होगा, और यही तो बात मैं बोल रहा था कि अगर ये ए का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो एंगल कम होगा क्योंकि उसी की तरफ इंक्लाइन होगा। ये मैंने बात प्रूव भी कर दी है, तो ऐसी कोई भारी भरकम बात नहीं है, ये बाकायदा मैंने एग्जाम्पल लेके प्रूव भी कर दी है। तो ये आपको याद रखना है। फील क्या है, फील के साथ याद रखना है कि अच्छा जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा, दो के बीच में जो ज़्यादा होगा उसी की तरफ नेट फोर्स का तुम्हारा झुकाव आएगा। क्लियर है, उसी की तरफ नेट फोर्स ज़्यादा होगा, उसी की तरफ ज़्यादा मूव करने की वो कोशिश करेगा। तो अब देखो जी, अब देखो जी आप, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ध्यान से देखें।
ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लिख दिया ना मैंने, हाँ सेकंड, सेकंड पाई, सेकंड, सेकंड है जी इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, और थीटा आपका मैं कह देता हूं 90 डिग्री, ठीक है। तो जी पहले चलो उसकी, चलो 90 की बात कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो रखो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह भी यही रख दिया, ए इंटू ए कोस 90, कोस 90 तो जीरो होता है, तो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, सो आर विल बी इक्वल्स टू रूट 2a, यानी कि किसी एक का मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स, तो ये याद रखेंगे। आया ऐसे है, ठीक है, याद हम रखें, बार बार निकाल के नहीं देखेंगे, क्योंकि जनरली हमारे एंगल जो होंगे ना, आगे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वो 90 देगा आपको, ठीक है, 60 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तो ये कुछ फेमस एंगल हैं जो याद रखने हैं। लेकिन कब है, जब ए इज इक्वल टू बी, नहीं है तो फिर तो ये लगाना ही है सीधा। तो अब जी तीसरे वाला देखो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस 120, यानी कि आर का स्क्वायर क्या हो गया, कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस का, जब रखेंगे तो ये माइनस का ये तो कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा, खाली ए स्क्वायर, यानी कि आर विल बी इक्वल्स टू ए। ये बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है, कि जब सेम एंगल हो, अगर दो वेक्टर हों तुम्हारे, मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ऐसे वेक्टर हैं, और ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बट गिवन क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है बाइसेक्टर के अलोंग होगा बीच में, यहाँ ये कितना बनेगा 60 डिग्री, लेकिन इसका मज़ेदार क्या है, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, ए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ए लिख लो या बी लिख लो, जो भी है, तो यहाँ से वो मैंने बात प्रूव कर दी है। अब अगले वाला देखते हैं, सेम ऐसा ही, अगले वाला 4, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए इज इक्वल टू बी, तो मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, आप निकाल के देख लेना आर की वैल्यू कितनी आएगी, √3a। फिर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आर क्या आएगा, ए प्लस बी। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए माइनस बी, यानी कि ये आएगा तुम्हारा मैक्सिमम और ये आएगा तुम्हारा मिनिमम। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो a माइनस बी से बड़ी होगी और a प्लस बी से बराबर होगी या छोटी होगी। ये रेंज आ गई तुम्हारी। रेंज मतलब, कहने का मतलब क्या भाई, ये आया कैसे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या आ गया 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना, आर का स्क्वायर कट गया, यानी कि आर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सिमिलरली ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो भी सेम आ जाएगा। तो ये रेंज आ गई। इस रेंज का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू यही बता देता हूँ कि मान लो a वेक्टर है और b वेक्टर है, तुम्हारे पास ये दो वेक्टर हैं, और a वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2 और b वेक्टर की वैल्यू गिवन है आपको 4 यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 to 6, यानी कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो 2 से 6 के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखो जो रिजल्टेंट है वो ए से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बी से भी बड़ा हो सकता है, दोनों से भी बड़ा हो सकता है मे बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आई, क्या पता वो 5 आ जाए, अगर वो 5 आ गई, ठीक है, तो 2 से भी बड़ा हो गया, 4 से भी बड़ा हो गया, क्या पता वो 2 से ही बड़ा हो, मान ले 3 आ गई वैल्यू रिजल्टेंट की निकल के। तो ये रेंज है, रेंज से तुम्हें पता चलता है, ऐसा हम सवाल भी करेंगे, रेंज का ही सवाल है कि रिजल्टेंट की वैल्यू 2 से 6 के बीच में लाई करती है,
ये इसका मतलब है, ये जो रेंज मैंने लिखी है। ठीक है भाई, मैक्सिमम से मिनिमम ही तो होगा ना रिजल्टेंट मैक्सिमम, मतलब अगर दोनों वेक्टर साथ साथ हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर ही हो, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे अपोजिट हो, तो ये मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा। इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यही होती है ना, दो वेक्टर लिए तो दो वेक्टर के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल बन रहा हो या 180 डिग्री एंगल बन रहा हो। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि 180, सर 180 से ज़्यादा कर दें। अरे घोंचू, फिर तो वही एंगल रिपीट हो जाएगा ना, 0 to 180। 0 to 180 तो एंगल रिपीट होगा भाई। ये देखो ना, छोटा एंगल लेते हैं ना, ये एंगल कितना हो सकता है। ये एंगल, जो ये एंगल है भाई, ये ए वेक्टर है, ये है, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तो मैक्सिमम यही तो हो सकता है। इसके बाद तो फिर रिपीट कर जाएगा ना, इसके बाद तो फिर रिपीट कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है जी, तो ये बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो इसके बाद अब हम सवाल करने की कोशिश करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। ठीक है जी, पहला सवाल हम लेते हैं, पहला सवाल हम लेते हैं क्या, देखो जी, पहला सवाल है, इफ मैग्नीट्यूड of resultant of 2n and 3n is 4 न्यूटन, यानी कि दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन है। फाइंड एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, इनके बीच में एंगल बताओ। तो एंगल बताओ तो सीधी सी बात है, निकाल लो। आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये रिजल्टेंट है तो ये आर है। आर है यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 9 प्लस 2 into 2 into 3 cos थीटा, यानी कि 16 माइनस 13 विल बी इक्वल्स टू 12 cos थीटा, यानी कि यहाँ से कितना आया, 3/12 इज इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल 1/4, यानी कि थीटा आएगा आपका cos इनवर्स 1/4। आई होप कि आपके आंसर समझ में आया हो, किस तरीके से हम आंसर, तो सेम ही चीज़ मैंने यूज़ करी है। रिजल्ट ये दे दिया, रिजल्टेंट दे दिया, तो ये फार्मूला तो मुझे पता ही है, बेसिक फार्मूला लगाया, आंसर मैंने निकाल लिया। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस सवाल में आपको ये बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका रेशियो दे रखा है, यानी कि दो वेक्टर है, इसका मैक्सिमम और जो मिनिमम का रेशियो है वो 3:1 है। यानी कि आपको गिवन है, मैक्सिमम की बात करूँ तो मैं a प्लस बी, और मिनिमम की बात करूँ तो a माइनस बी, और जो रेशियो है 3:1। आपको पूछा है कि जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो किसके बराबर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँ, नीचे से भी अगर मैं b कॉमन निकाल लूँ तो a/b-1, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी 3:1। b से b गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका a प्लस बी प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3ab-3। तो अगर 3ab को इधर ले जाओ तो यह आ जाएगा 2a/b, 2a/b विल बी इक्वल्स टू 3 + 1 यानी कि 4। थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2, यानी कि a का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2b के बराबर होगा। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सिंपल सवाल है, तो कुछ इस तरीके से है कि f1 वेक्टर है, तो ये पैरेललोग्राम का हम इसमें यूज़ करेंगे। एक बार आप देखो, f1 वेक्टर ये बनाया मैंने, ये मैंने f2 वेक्टर बनाया, ठीक है जी, ये मैंने f1 वेक्टर है, ये मैंने f2 वेक्टर है। f1 4 न्यूटन लिया मैंने, और ये दे रखा है मुझे 6 न्यूटन। तो ये आपको रिजल्टेंट पूछा गया है, तो आप ये पैरेललोग्राम लो तो आप जानते ही हैं, ठीक है जी। ये आपने शिफ्ट कर लिया, पैरेललोग्राम लो, ऐसे बना लो। ये जो डायगोनल है किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही आर वेक्टर को, ठीक है जी। तो इसमें मेरा ये जो दे रखा है थीटा, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपसे ये अल्फ़ा भी पूछा इसने और बीटा भी पूछा, बीटा ये वाला।
तो अगर मैं नेट रिजल्टेंट की बात करूँ तो ये तो आप आर तो ऐसे निकाल लोगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा का अंडर रूट। सो आर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 6 cos 60 डिग्री। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट 24 + 36 प्लस 2 × 4 × 6 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कट गया। सो आर कम्स आउट टू बी 24 + 36 + 24, तो ये आपका आ गया 48 और 36 4 1 84। सो आर आपका आ गया √84। ठीक है जी। अब बात इतनी सी ही है, ये आपका आ गया, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर। अब आ जाती है थोड़ी सी अगली बात। अगर आप देखो ये हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, एंगल F1 और R के बीच में देखो, F1 और R के बीच में ये tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा अब आपके दिमाग में कैसे है, ये tan अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आए, पैरेललोग्राम लो तो आ गया। आप ये याद रखो, समझ गए आप, tan अल्फ़ा दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये F1 में नीचे ऐड होगा F2 cos थीटा, आपके तुरंत अपने आप याद आ जाएगा, 2 बार लिखोगे तो याद आ जाएगा ये थीटा ये थीटा। सिमिलरली अब बस आपको वैल्यू रखनी है, सिमिलरली tan बीटा जब मुझे निकालना होगा, tan बीटा यानी कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में क्या आएगा तुम्हारा F1 sin थीटा अपॉन F2 + F1 cos थीटा। ये कैसे आया, ऐसे डाल लो, ये तुम्हारा थीटा बना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये F1 है तो ये F1 sin थीटा, ये F1 cos थीटा। F1 F2 आपको सब कुछ पता है, वैल्यू डालोगे आपका सेकंड भी निकल जाएगा और थर्ड भी निकल जाएगा, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। फोर्थ वाला देखो जी, अगले वाला, तो इसकी अगर बात की जाए, यहाँ आपको दे रखा है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। PQR 10 8 6, एंगल बिटवीन Q एंड R, Q एंड R यानी कि इसके और इसके बीच में, तो ये मैं थोड़ी देर बाद जब मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ा लूँगा तब बात करूँगा। अभी हम सिंपल P और Q के बीच में, Q बाद में बात करूँगा, वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो मैं P और Q, क्योंकि ये यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर मैं P और Q के बीच में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ फर्स्ट अप्रोच, तो ये हो सकता है R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, तो वही मुझे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ, तो वैल्यू क्या बनेगी जी तुम्हारी, R कितना दे रखा है तुम्हें 6 का स्क्वायर, P कितना दे रखा है तुम्हें 10 का स्क्वायर, Q कितना दे रखा है तुम्हें 8 का स्क्वायर प्लस 2PQ 10 × 8 cos थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 36 इज इक्वल्स टू 100 + 64 + 160 cos थीटा। ठीक है जी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आप रीअरेंज कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, -64 डिवाइड बाई 160 इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये कितना हो गया जी, -128 बाई 160 इज इक्वल्स टू cos थीटा। थोड़ा सॉल्व कर देंगे, 68 16 चौका 16 पंजे 80, यानी कि cos थीटा -4/i। तो ये वैल्यू किसकी होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस ये हो गया तुम्हारा 37,
इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, -cos 37, जो कि कितना होगा, -4/5, यानी कि थीटा तुम्हारा कितना होगा, 3 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर आया। तो ये तो आप देख रहे हो, ये इतनी बड़ी अप्रोच होगी। अब इसमें सेकंड अप्रोच जो हम लेंगे और जो आपके दिमाग में आनी चाहिए हमेशा, सेकंड अप्रोच, जो कि फास्ट अप्रोच भी है, और ये हर तरह का, अगर ये तीन जो हैं, तीन अगर ट्रायंगल है और तीन को अगर आप देखो, दो का स्क्वायर करके तीसरा बन रहा हो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अगर बन रही हो, जैसे यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे बना सकता हूँ मैं, तो वैसे ही बनाऊँगा मैं। जैसे ये है तुम्हारा क्या है, क्यू, ये क्या है तुम्हारा आर, तो ये दोनों में से कोई एक बेस होगा, कोई हाइपोटेनस, वो सॉरी, कोई बेस होगा और कोई परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस बनना ही बनना है। तो आप क्या करो, देखो जी, पी वेक्टर हाइपोटेनस बनना है तो पी वेक्टर को पहले हाइपोटेनस बना लो, ये तुम्हारा पी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा पी वेक्टर, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, तो प्लस क्यू वेक्टर तो ऐसे होता है, सेम ऑर्डर, इज इक्वस टू आर वेक्टर, हाइपोटेनस बना के फिर आगे का लिख दो इज इक्वस टू, तो बन गया तुम्हारा पी वेक्टर। देखो मैंने कुछ नहीं, सेम बनाया, क्यू वेक्टर इज इक्वस टू आर वेक्टर। पर ये मैंने ऐसा क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बनेगा, तो अब मेरी सारी चीज़ सेट होगी। ये कितना है जी, 90। मुझे क्या बताना है, मुझे क्या बताना है, पी और क्यू के बीच में एंगल। अब इस वाली अप्रोच से ये भी हो जाएगा, ये वाली अप्रोच जब सब्ट्रैक्शन होगा तब बताऊंगा मैं, बाकी इस अप्रोच से अब किसी के बीच में भी एंगल निकाल लो, अगर ये इस तरह का सवाल है, इस प्रोफाइल का सवाल है तो। अदरवाइज ये बेसिक मेथड तो हर जगह लगेगा, जो आपने यहाँ लगाया है ये वाला, ठीक है। ये बेसिक मेथड तो हर जगह, जैसे यहाँ थीटा तो पता था, लेकिन आर अगर यहाँ नोन हो तो आप निकाल सकते हो, सॉरी आर अगर नोन है तो फिर वो कॉस थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये तो हर जगह अप्रोच लगेगी, लेकिन कुछ ट्रिक निकलने की सवाल से फास्ट। अब देखो, आप खुद देखना आप कितना फास्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो कॉस थीटा कितना आ गया तुम्हारा, क्यू की वैल्यू, क्यू बाई तुम्हारा पी, क्यू कितना है जी तुम्हारा 8, पी कितना है 10, 4/5, यानी कि थीटा आ गया तुम्हारा 37 डिग्री। अब पी और क्यू के बीच में एंगल है, पी और क्यू के बीच में एंगल जब भी देखते हैं तो टेल से टेल मिलाते हैं, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, ये तो करते थे ना। पी वेक्टर देखो, टेल टू टेल मिल गई, ये एंगल चाहिए मुझे, ये है, तो ये कितना बनेगा 143 डिग्री आंसर। तो जो आपने इतना बड़ा सॉल्यूशन आपने ये लिखा, कैलकुलेशन की, वो आपने थोड़ी सी देर में ही सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अगर आपको क्यू और आर के बीच का भी एंगल बताना है, क्यू के और आर के बीच का, तो देख लो, शिफ्ट करोगे तो 90 बन रहा है। और जब सब्ट्रैक्शन वाली अप्रोच में बताऊंगा क्यों मैं इसको, तो जब मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा तो वापस आऊंगा इस सवाल पे, तो बताऊंगा मैंने कि इस वाली अप्रोच से भी हम इसका आंसर 90 ही निकाल सकते हैं। आगे चलो जी, आगे देखो, ये अब सेम चीज़ इसमें भी हम अब देखो, ये वाला ए वेक्टर बी वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। अब इस यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √3 आ रहा है, मुझे एंगल निकालना है इनके बीच में, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है। या तो मैं वही वाली अप्रोच लूँ, कौन से वाली, देखो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 3 आ गया, ये कितना है 2, यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 - 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। या मुझे पहले ही पता है, अगर दो वेक्टर एडिशन कर रहे हो और उनका वेक्टर, दो वेक्टर कोई भी दो वेक्टर, उनके बीच का मैग्नीट्यूड अगर √3 है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा तुम्हारा, ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये तो आंसर मुझे सीधा ही पता है, 60 डिग्री आंसर आएगा। इसीलिए इस तरह के सवाल रिपीट होते रहते हैं। अब यही सवाल क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऐसे हो जाता है, हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यही, ताकि दिमाग में सेट बैठे। मान लो ये ए कैप माइनस बी कैप होता ऐसे, और ये देखो सब्ट्रैक्शन, हालांकि मैं आगे प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। जैसे अब ये है, ठीक है, अब ध्यान से देखना,
अगर मैं इसको ए कैप प्लस माइनस बी कैप लिख दूं और ये √3 है, तो ये क्या शो कर रहा है? माइनस बी, नेगेटिव है, बी का उल्टा। मुझे एंगल किसके बीच में पूछा गया है? ए कैप और बी कैप के बीच में। ठीक है, ये क्या है? ए कैप और माइनस बी कैप। अब यहाँ मेरा जो ये √3 है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो एंगल मुझे पता चला कितना? थीटा है 60 डिग्री। ये मुझे पता चल गया क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तुम्हारा दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और रिजल्टेंट उनका √3 आ रहा हो तो एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन जो आया ना निकल के बेटा, ये एंगल बिटवीन आया ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, मतलब बी कैप यूनिट वेक्टर, इनके बीच का एंगल आया। मतलब आप जब इसको लिखोगे, ड्रॉ करोगे ग्राफिकली, तो ऐसे करोगे आप। तो ये है मान लो माइनस बी कैप और ये है तुम्हारा ए कैप। आपसे सवाल में हमेशा पूछा जाएगा, ऐसा सवाल जब भी दिया जाए कि ए और बी के बीच में बताओ, बच्चे क्या करेंगे? अरे ये तो 1 1 ही है, और ये, अरे नहीं, ए वेक्टर और ये आप बी वेक्टर ऐसे ले रहे थे, ये बी वेक्टर था। चीज़ सेम ही है, चीज़ सेम ही है। देखो मैंने सेम ही है, इसका भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो वो जगह तो हर जगह लगेगी कि अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा एंगल यानी कि 60 डिग्री है, तो √3 आएगा रिजल्टेंट। वो तो ठीक है, लेकिन भाई पूछा गया ए कैप और बी कैप के बीच में है, ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में नहीं पूछा गया, तो वो हम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अगर मैं ऐसे कर दूं, भाई नेगेटिव वेक्टर का उल्टा सिंपल वेक्टर आ जाएगा बी कैप, और ये मुझे पता है 60 डिग्री मैंने निकाल लिया, तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। तो ये आंसर होगा। बस ये अगर आपने समझ लिया, ये सबसे बेसिक और सबसे, मतलब ये अगर समझ लिया तो वेक्टर में खेलना आ गया आपको। आगे मैं ऐसे बहुत सारे सवाल करूंगा, बस मैं यहाँ ये दोनों लिंक हैं, ब्रिज है, तो यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगले वाला देखो। अब जैसे अब मैं हर चीज़ में बड़ा मेथड यूज़ नहीं करूँगा, छोटा मेथड यूज़ करूँगा। कैसे? वो पहचानना आना चाहिए। जैसे ये दे दिया ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ए वेक्टर है 4, बी वेक्टर है ये। अगर आप ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, प्लस ये 2b वेक्टर को मैं एक अलग से बी वेक्टर लिख लेता हूँ। और अगर आप इस बी वेक्टर को देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 इंटू बी वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं, 2 इंटू बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2, यानी कि 4। तो यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। ये 2b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 4। ये तो सेम मैग्नीट्यूड आ गई और 60 डिग्री एंगल है। तो 60, और किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अब देखो, ए और बी के बीच में 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 2b मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन भी तो सेम ही होगी। मतलब ये कह रहा है कि ये ए वेक्टर है। समझना आप कहना क्या चाह रहा है, पहले हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आपको ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है, यानी कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। आपका जो वेक्टर है ये ऐसे था, आपका जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये है, ताकि समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके बना दिया। ये है तुम्हारा 2b वेक्टर जो मैंने b वेक्टर मान लिया। तो डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज करी है इसने, b वेक्टर में मल्टीप्लाई किया है, स्केलर की मल्टीप्लाई की है, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, लेंथ बढ़ गई है। तो जितना एंगल पहले था उतना ही एंगल बाद में। और ये 2b का इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। a का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 4√3। सिंपल। तो इन सवालों में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आपको तुरंत दिख जाएगा। अच्छा 2 है, 2 2 जा 4, अरे ये तो 4 4 60, 4√3। और ये आपको दिखते ही पता चल ही जाएगा कि अच्छी आप क्या कर रहे हो, 2b की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया है। अब वो वाला जो हम स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बात यूज करी है हमने। अगले वाला सवाल देखो जी। अब ये सवाल है, इस सवाल में क्या है? ये जी 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये ऐसे ऐसे इनके बीच में एंगल दे दिए। आप ध्यान से हल्का हल्का सॉल्व करो। देखो कुछ नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, इनका रिजल्टेंट अलोंग बाइसेक्टर होगा, और कितना होगा? 4√3। भाई ये कितना है? टोटल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट इनका यहाँ आएगा 4√3, ऐसे लिख लिया। अब 3 न्यूटन और 3 न्यूटन को देखो, 3 न्यूटन और 3 न्यूटन को देखो तो 120 आएगा, तो इसका भी यहीं आएगा, यानी कि ये भी तुम्हारा यहीं आ गया, 3 न्यूटन ही आया।
भाई 3 न्यूटन और 3 न्यूटन सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री एंगल, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ए इज इक्वल टू बी, अगर याद हो तो ये इधर आ गया। टोटल कितना आया, एफ नेट कितना आया, नेट आया आपका 5, ठीक है जी। और ये आपको ऐसे दी जाएगी एक्स एक्सिस 5, यानी कि आपका आंसर आया 8 + 4√3, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, आंसर, ठीक है। तो आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि किन दो दो को लेके आप पेयर बना के सॉल्व कर लें। अब कुछ अगर अगर आपने ये और ये पेयर पकड़ लिया तो करते रहोगे ऐसे ही बस टाइम पास। आपने अगर ये और ये पेयर बना लिया तो आपको पेयर बनाने आने चाहिए कि क्या आपको पता है। तो पेयर हमेशा किसके बताओ, सेम मैग्नीट्यूड वालों के, सेम मैग्नीट्यूड वालों के, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, बस वो मेरी बात जो भी मैं बात बोल रहा हूँ बात याद रखोगे तो वो आपको सेंस बनती चली जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, अगर आप सवाल देखें, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो जो जो पता होता है हम ग्राफिकल अप्रोच हमेशा लेते हैं, जो जो पता है वो बना दो। इफ रिजल्टेंट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये ए वेक्टर बनाओ पहले, देखो जो पता है वो करो, इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये बन गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जो कि किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बना दिया। भाई परपेंडिकुलर, ये ऐसे ही तो टेल से टेल मिला दो 90 डिग्री, ये बना दिया आपने, ये आप बना के तैयार कर दिया। अब वो कह रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी। अब ए एंड बी यानी कि आपने ये इनका रिजल्टेंट लिया है, तो ऐसे ही लिखोगे ए प्लस बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो बी को कैसे बनाओगे, एक सेम ऑर्डर में बनाओगे, नहीं बनाओगे भाई, ऐसे बनाओगे ना, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि आपसे ये एंगल थीटा पूछा गया है। आप ये निकालो पहले अल्फा, तो क्या मैं कॉस अल्फा को लिख सकता हूं ए बाई बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है जी। अब क्या मैं अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, भाई अगर 180 में से थीटा घटाऊं तो ही तो अल्फा आएगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा लिख दूं ए बाई बी। कॉस 180 माइनस थीटा कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस थीटा ए बाई बी, यानी कि थीटा आएगा आपका कॉस इनवर्स ए बाई बी। ये सेकंड क्वाड्रेंट जो मैं सीधा बोल देता हूँ क्योंकि मेरे तो याद है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसैक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कोस और सैक पॉजिटिव, ठीक है जी। 180 माइनस, अगर 180 माइनस या 360 माइनस थीटा करते हो आप या प्लस थीटा, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। इस वाले से अगर आप पाई बाई टू से इससे ब्रेक करते हो किसी को भी, जैसे आप लिखते हो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो प्लस थीटा यानी कि एंगल तो आप देख लो यहाँ पे आ रहा है, तो साइन तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या आप समझ रहे हैं, ये मैंने बेसिक मैथ में सारा कवर कर रखा है, आप जाके पहला लेक्चर देख सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, अगले वाला देखो। अब ये मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे। अब आप सवाल पढ़ो एक बार, इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 8 न्यूटन, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि दो वेक्टर हैं ए प्लस बी, वो क्या दे दिया आपको, 8 न्यूटन दे दिया। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दे दिया। चलो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, यानी कि स्मॉलर फोर्स मतलब मैंने ए स्मॉल है, ए इज लेस देन बी, इसका मैग्नीट्यूड ठीक है ये कम है, और इसके परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, तो एक बार बना लो। तो ये कुछ ऐसे ही बात कहना चाह रहा होगा, मैं आपसे कह देता हूँ ये स्मॉलर है तो थोड़ा सा स्मॉल बना लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया तुम्हारा, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, यही तो बात बोल रहा है। जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर बना दिया। अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि ऐसे करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये कितना है, 4 न्यूटन, ए कितना है बच्चे, ए कितना है तुम्हारा, ए प्लस बी कुछ नहीं पता, तो अगर मैं
अगर मैं ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, एक को मैं ए मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ए। इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैंने इसको ए मान लिया कि इसका मैग्नीट्यूड ए है, मुझे नहीं पता, वो निकाल लेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 माइनस ए। अब थोड़ा सा पाइथागोरस लगा लो, 4 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। ये सभी आप जानते ही हैं। 16 प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 64 को ले आओ, माइनस 48 इज इक्वल्स टू 16 ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए इज इक्वल्स टू 3। तो ए की वैल्यू तो कितनी है 3 न्यूटन और इसकी वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। ये आपका आंसर है, दोनों आपने निकाल लिए। ठीक है, तो सवाल सिर्फ मैंने पढ़ के मैंने डेटा निकाला, ग्राफिकली ड्रॉ किया और आंसर निकाल दिया। अब इधर आ जाते हैं जी। ये देखें, ये तो मैंने जो आपको पहले हिंट भी बताया था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये पूछ रहा है तो आप रेंज देख लो कि 2 और 3 हैं, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर सी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू मान लो 3, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी 1 से 1 to 5 रेंज होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ए माइनस बी, ए मोड़ लेते हैं हम, तो इसकी रेंज कहाँ से होगी 1 से और 5 तक रेंज होगी। तो अब वही वाली बात है, अगर आप पढ़ो इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए, और सी बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। अगर वैल्यू 1.5 आ गई तो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये वही जो मैंने पहले भी लेक्चर में बताई है बात। आगे उसके ऊपर अब मैंने सवाल डाल रखा है, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। नहीं भाई, हमेशा तो ग्रेटर देन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। सी मे बी इक्वल टू ए प्लस बी, हाँ क्यों नहीं हो सकता है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। सी इज नेवर इक्वल टू, नहीं बिल्कुल गलत बात है। सी इक्वल्स टू ए माइनस बी हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 वैल्यू हो सकती है। तो 1 से 5 के बीच में, तो लिमिट याद रखो, ए माइनस बी ये थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो रेंज होती है लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो ये इसका इस तरह से थियोरिटिकली, तो अगर आपको ये बात समझ में आई है जो मैंने बहुत आराम से समझाई थी, तो आप इजीली कर पाओगे। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है इसका, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद प्रैक्टिस सेशन लेंगे, तो उसमें फिर सारे सवाल कवर अप करेंगे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 वेक्टर हैं ए और बी, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो पता है वो लिख लो। ये है, सबसे पहले सवाल में जो पता होता है वो डेटा लिखते हैं। ये पता है मुझे, देयर रिजल्टेंट हैज़ अ मैग्नीट्यूड आर, इनका मैग्नीट्यूड आर, ठीक है, ये दे दिया, बताया नहीं क्या है क्या नहीं है। इफ़ बी इज़ डबल, अगर आप बी वेक्टर है उसको 2b वेक्टर कर दें, डबल वेक्टर, तो एक ये डिफरेंट वेक्टर बन गया, तो इसको आप कोई सी वेक्टर लिख लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वेक्टर चेंज हो गया, तो सी इज इक्वल्स टू, ये आपने 2b वेक्टर ऐसे कर दिया, और ये जो सी वेक्टर है डबल किया उसको ए में ऐड कर दिया, तो न्यू रिजल्टेंट वेक्टर आ गया √3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर है, तो आपका यहाँ जो रिजल्टेंट है आर डैश, वो है आपका ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इस आर डैश की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है √3 है, कुछ ऐसे कह रखा है। अब एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल मुझे पता नहीं, देखो यहाँ एंगल नहीं बनाया तो जनरल बनाऊंगा मैं। ये दिया मेरे को, ये रिजल्टेंट है आर, क्या दिया जी मेरे को, ये दिया आर, ये ए वेक्टर दिया बच्चे, ये बी वेक्टर दिया, और फिर कहा गया कि भैया ऐसे कर लो। अब मेरे को इसमें कुछ नहीं बताया कि इसके बीच में कौन परपेंडिकुलर है, क्या है कैसे नहीं है, तो जब कुछ पता नहीं है तो फिर मैं कैसे। तो दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि उसको डबल करके और ये वेक्टर जोड़ दिया, तो अब वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहने वाली है भाई, वेक्टर ट्वाइस किया है तो वेक्टर तो बदल गया, मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो ये तुम्हारा सी वेक्टर होगा जो मैंने इससे बनाया है। इसका मैग्नीट्यूड आपने ऐसे लिख दिया, ये आर डैश वेक्टर। अब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चला है कि ए और बी की बात करूँ मैं, या ए और सी की बात करूँ, एंगल थीटा ही है सबके बीच में, तो यही की है। 2 इक्वेशन है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा।
इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाली इक्वेशन से अगर मैं निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2a, तो a प्लस सी यानी कि r डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो मैं सीधा लिख लेता हूँ, √3a का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, c कितना है 2a यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2a, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, और कॉस थीटा। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि a और c के बीच में एंगल सेम है, ए और बी के बीच में भी एंगल सेम है। आपने ट्वाइस ही तो किया है ना उसका, समझो बात को, आपने इसका ट्वाइस किया है। ट्वाइस मतलब उसकी लेंथ चेंज करी है, स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं, वो बात समझ रहे हैं। सेम बात में पीछे जो पढ़ाई हुई है, जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है बस। आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे और हमारा देखो आंसर आएगा या नहीं आएगा, अपने आप पता चल जाएगा। 3a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। 2 आ गया, यहाँ कितना है जी, माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, कट गया। सो r बाई ए कितना है तुम्हारा 1, सो r बेसिकली इज इक्वल्स टू a। तो आपका r बाई ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। तो इस तरीके से इस तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। क्या पता है क्या दिमाग में, देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक तो मुझे वो कह रहा था कि भैया ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो बड़ी सोच समझ के आपको जवाब देना होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने कैसे इसका जवाब दिया है। अब अगले लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन वगैरह शुरू करेंगे और तो फिर आगे चैप्टर को पढ़ाएंगे।